हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पीसीएस बाबा। लास्ट जो कंप्यूटर क्लास था उसमें एक इशू आया था कि वॉइस बहुत कम रहता है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि वॉइस थोड़ा ज़्यादा रहे। और आज थोड़ा प्रैक्टिकली हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद में आप हम लोग पीपीटी भी बनाया है, पीपीटी के साथ भी डिस्कस करेंगे। तो पहले चीज़ों को थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं, फिर हम लोग पीपीटी से डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। एंड आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, हम लोग चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो चैप्टर 2 है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है उसमें कंपोनेंट्स में कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को जो कंपोनेंट्स होते हैं मतलब पार्ट्स, कंप्यूटर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहला हम लोग देखा जाए तो हम लोग का जो मान करते हैं कि हमारा सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू समझ में आ रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और हमारे एक होता है इनपुट, एक होता है हमारा आउटपुट। ठीक है, ये हमारा इनपुट कंप्यूटर के अंदर में गया और ये हमारे कंप्यूटर से बाहर निकल गया। ठीक, इनपुट और आउटपुट के बीच में एक हमारा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज। स्टोरेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी। ठीक है, मेमोरी। तो 3 पार्ट्स हो गए, हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। पहला इनपुट एंड आउटपुट, उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में आईओ, I/O, इनपुट आउटपुट यूनिट। ठीक है, यूनिट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अकेला कोई इनपुट नहीं होता है और कोई अकेला कोई आउटपुट नहीं होता है। तो जो भी होता है वो बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं उसको इनपुट यूनिट। ठीक है, और किससे जुड़े होते हैं सारे, वो हमारे सीपीयू से इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, उसको हम लोग एक पार्ट में रखते हैं। सेकेंड वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं सीपीयू, और तीसरा वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी। मेनली कंप्यूटर के अंदर में ये तीनों चीज होते हैं। अब हम लोग समझेंगे वन बाय वन चीजों को कि इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं, और सीपीयू क्या होता है, एंड आपका जो मेमोरी क्या होता है। तो इनपुट एंड आउटपुट हम लोग इसको थोड़ा भी मिटा देते हैं। इनपुट और आउटपुट का हम बात करें, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट का, तो इनपुट में हमारा जो होता है कीबोर्ड होता है, और दूसरा क्या होता है, माउस होता है, एटीसी। अब ये सारे चीज क्या करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग कीबोर्ड का पहला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मान के चलते हैं कि हमारा कीबोर्ड है। ठीक है, इस तरह से इसमें मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए और यहाँ पे लिखा हुआ है एल। ठीक है, अब ए मैंने ए अगर टाइप किया यूजर ने, तो क्या कंप्यूटर जो ये सीपीयू है क्या ए समझता है? तो हम लोग का आंसर क्या होगा कि ए नहीं समझता है। नो, ये नहीं समझता है। तो कंप्यूटर जो समझता है, ये जो समझता है वो सिर्फ है 0 एंड 1। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। यहां तक समझ में आ गया कि कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1 समझता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता उसको। अगर हमने उसको टाइप किया कीबोर्ड से ए, तो उसको नहीं समझ में आएगा। तो इनपुट यूनिट का काम होता है, पहला जो काम होता है इनपुट देना। दूसरा जो काम होता है, हमने जो इसको इनपुट दिया है उसको कन्वर्ट करना मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो हम लोग जो भी इनपुट होता है उसको क्या करता है, सीपीयू, डायरेक्ट सीपीयू बात करते हैं, सीपीयू या तो मशीन, हम लोग डायरेक्ट कंप्यूटर बात करते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। ठीक है, अब इनपुट हमने दिया कंप्यूटर को, उस इनपुट को कन्वर्ट कर दिया कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में, मतलब कि 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम लोग ए का बात करें, तो हम लोग नंबर सिस्टम में जैसे हम लोग 0 को कैसे कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट करने का हम लोग बाद में देखते हैं। पहले हम लोग इतना समझ लेते हैं कि इनपुट जो होता है उसको कन्वर्ट कर देता है 0 एंड 1 के फॉर्म में। ठीक है, अब इनपुट उसके बाद में इसको दे देता है, पहले इनपुट लेता है खुद, फिर उसको कन्वर्ट करता है इस फॉर्मेट में, फिर कंप्यूटर को दे देता है। इसका 3 काम हो गया। अगला जो है हमारा आउटपुट का हम बात करें, एग्जांपल में
समझ में आ गया होगा कीबोर्ड एंड माउस। अब हम लोग बात करेंगे आउटपुट डिवाइस का, आउटपुट यूनिट। ठीक है, आउटपुट यूनिट क्या होता है? अभी हमारा कंप्यूटर हो गया सीपीयू, इसी को बोलते हैं कंप्यूटर हम लोग, सीपीयू हो गया। अब जो भी हमने इसको इनपुट दिया था उसके आधार पर वो भी कैलकुलेशन किया। जैसे हमने इसको बोला था कंप्यूटर को भाई कि 2 + 2 कर देना, ठीक है, तो 2 + 2 करने के लिए हमने इसको इनपुट दिया था। ठीक, तो इसको ही पहले समझ ही लो कि क्या होता है। जब भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को तो 2 पार्ट में होता है। पहला होता है इंस्ट्रक्शन और दूसरा जो होता है डेटा। इसका मतलब हुआ कि हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई आपको क्या करना है, ऐड करना है 2 नंबर को, ऐड 2 नंबर्स, मतलब 2 नंबर को आपको जोड़ना है। ये हो गया इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश। और दूसरा हुआ डेटा, तो बोला भाई डेटा दो, तो बोला कि 2 + 5 मतलब 2 और 5 उसको दे दिए 2 नंबर, 2 और 5। हमने बोला इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई 2 नंबर को जोड़ना है, हमने डेटा दिया 2 और 5, तो ये हमको आउटपुट में देगा क्या, 5। ठीक, अब लेकिन कैलकुलेशन क्या हुआ होगा इसके अंदर में, इसके अंदर में ये हुआ होगा काम, इंटरनली कैसे काम किया होगा। सबसे पहले जो 2 हुआ होगा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, तो क्या होगा 0, ये होता है 0 0 हो गया। 1 2 हम लोग पहले लिख लेते हैं इधर थोड़ा सा, 0 0 0 1 0 1 2 क्या हो जाएगा 1 0 3 1 1 4 क्या हो जाएगा 1 0 0 5 1 0 1। ये हमारा हो गया बाइनरी फॉर्मेट। ठीक है, 0 को इस तरह से लिखते हैं, कैसे निकालते हैं वो भी हम सिखा देंगे अभी तुरंत, 2 मिनट के अंदर सिखा देंगे कैसे बाइनरी निकाला जाता है। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमने डाला 2 दिया था, इसका मतलब कि हमने इसको दिया था 1 और 0। ठीक है 1 0, और दूसरा जो दिया था हमने दिया था 5 दिया था, तो 5 का मतलब हुआ 1 0 1। अब इसके पास में किया गया, इसमें यहाँ पर मिलेगा इसको 1 0 एंड 1 0 1, बट हमने भेजा था क्या 2 और 5। ठीक है, ठीक, अब आउटपुट में हमको मिला 5। अब कंप्यूटर क्या भाषा समझता है, मशीन लैंग्वेज, मतलब कि उसको सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है, तो क्या करेगा, इसको ऐड करेगा। तो कैसे ऐड करेगा, यहाँ पे लिखा 0 1 और यहाँ पर एक 0 डाल देते हैं, 1 0 1, और इसको दोनों को ऐड कर दिया 0 0 0 1 1 1, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 0 1, तो 1 हो गया। ठीक, अब ये हमारा हो गया आउटपुट, बट मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, 3 और नहीं हमने क्या किया 5 और 2 लिखा था, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 7, 5 और 2 तो 7, तो इसका वैल्यू ये होगा हमारा 7 का बाइनरी कन्वर्सेशन। अब यहाँ पर हम देखते हैं 6 का क्या हो जाएगा 1 1 0, और 7 का हो जाएगा हमारा 1 1 1। ठीक है, तो अब क्या करेगा आउटपुट यूनिट, सबसे पहला काम करेगा कि आउटपुट रिसीव करेगा किससे, सीपीयू से, मतलब मशीन से। उसके बाद वो उसको कन्वर्ट करेगा किस फॉर्मेट में, मशीन नहीं ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, मतलब इसको कौन पढ़ता है, हम ह्यूमन बीइंग, मतलब आदमी जिसको समझ में आता है जो भाषा को, उस भाषा में कन्वर्ट कर देना आउटपुट यूनिट का काम है। इतना ही काम उसका होता है इनपुट यूनिट का और आउटपुट यूनिट का। तो हम लोग पूरा समझ गए हैं इनपुट यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट क्या होता है। अब इसका जो एग्जांपल है आउटपुट यूनिट का वो हम बताते हैं आपको। मॉनिटर हो गया, और सेकेंड में आपका हो जाता है प्रिंटर, और थर्ड में आपका हो जाएगा प्रोजेक्टर, और भी सारे होते हैं, अभी एग्जांपल के लिए समझ लीजिए प्रोजेक्टर। ठीक है, एटसेट्रा। तो इनपुट एंड आउटपुट यूनिट आपको समझ में आ गया पूरी की पूरी तरह से। इसी तरह आपको एक एक चीज को समझ लेना है, समझते समझते हम लोग पूरा कंप्यूटर समझ जाएंगे। तो हम लोग पहले अभी इसको कन्वर्ट करने का आपको सिखा देते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 7 का हम लोग निकालते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं 7 को। 7 का हम लोग बाइनरी निकालना है, मतलब मशीन में। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, 0 और 1 होता है, तो मतलब कि बाइनरी मतलब क्या होता है
बाइनरी का मतलब होता है 2, डेसिमल का मतलब क्या होता है 10, ऑक्टल का मतलब क्या होता है 8, हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है, हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है 16। तो जिस फॉर्मेट में हमको निकालना है उस वाले से हमको डिवाइड करना है। तो हमको क्या निकालना है 2 वाले से, मतलब बाइनरी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से यहां से भाग देंगे, ठीक है। जितना बचेगा उसको हम लोग इधर लिखेंगे और जो भागफल आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 तिया 6, 1 बचा 7, फिर 2 से भाग देंगे इसको, 2 एका 2 और यहाँ बचा 1। जब 2 से कम हो जाए तो छोड़ देना है। अब हम लोग को इस तरह से जाना है, लिखना है इस तरह से। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे 1 1 1। तो जो 7 का जो बाइनरी कन्वर्सेशन हो गया, 7 हम लोग इक्वल टू बोल सकते हैं 7 इन डेसिमल, मतलब 10 में, डेसिमल में 7 होता है, उसको हम लोग ऑक्टल में बोलते हैं हम लोग बाइनरी में। तो हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया, हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। कोई और नंबर का निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग कोई बड़ा नंबर का निकालना चाहें उसको हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने निकालना है 21 का, ठीक है। हम लोग कैसे करेंगे, 2 2 2 दाएं के 20, 1 बचा यहाँ, फिर 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 2 बचे 10, कुछ नहीं बचा 0, फिर यहाँ 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4 बचा 1, फिर 2 से भाग देंगे यहाँ पर, 2 1 का 2, कुछ नहीं बचा 0। तो क्या हो गया रिप्रेजेंटेशन, हम लोग ऐसे चलेंगे 1 0 1 0 1, ये हमारा हो गया बाइनरी नंबर, ठीक है। ये होगा बाइनरी नंबर। अब इसी लैंग्वेज को मशीन समझता है, इसके अलावा कुछ नहीं समझता है। मतलब ABCD हो गया, क ख ग हो गया, हम कुछ भी लिखे वो सबसे पहले क्या करेगा, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और जब हम लोग को दिखाना होगा तो फिर ऑटोमेटिकली वापस करने इसको कर देगा कन्वर्ट, किसमें, डेसिमल फॉर्मेट में, या तो जो फॉर्मेट होगा उसमें। हम लोग सेकेंड अब दूसरा सीखते हैं कि इसको वापस कैसे लाएंगे, ठीक है। वापस लाना है हमको, वापस अब ये इसको 0 नंबर में है, 1 नंबर में है, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 का पावर 4 है ना, प्लस 2 का पावर, इसमें 0 है ना, तो 0 वाला छोड़ ही दो, 0 प्लस कितना हो गया 2 का पावर 2 प्लस इधर 0 है, प्लस 2 का पावर 1, ठीक है। 2 का पावर यहाँ पे 0 आएगा, तो 2 का पावर 4 हो गया 8, इसका हो गया 4, ये हो गया टोटल 16, और 2 का पावर 0 1, इसको जोड़ा जाए तो 16 4 20 8 21, ठीक है, 21 हो गया। इस तरह से वापस हम लोग नंबर को निकाल सकते हैं। मतलब कि जितना नंबर रहेगा उसका उतना पावर 2 के साथ में लगा देना है। जैसे यहाँ पर है 4 नंबर में 0 हम लोग करते हैं 0 1 2 3 4, तो 4 नंबर हो गया यहाँ पर, तो 2 का पावर कितना हो गया 4, प्लस ये 0 आया था, 0 को तो कितना से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, इसलिए छोड़ दे रहे हैं, 1 हो गया। तो यहाँ पर 2 का पावर कितना हो जाएगा 2, प्लस 0 का पावर कितना हो जाएगा, तो 0 ही हटाओ, 1 यहाँ पर 2 का पावर है 0, ठीक। अब इसको 2 का कितना हो जाएगा 2 का पावर 16, ये 16 हो जाता है, ये होता है 0, ये होता है 4, ये प्लस 0, ये प्लस 1 इक्वल टू होगा 21। समझ में आ गया, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। चलिए हम लोग अपने पास से भटक गए हैं, हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे, बट ये सब भी जरूरी है, ठीक है, सब मिटा देते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इनपुट आउटपुट हो चुका था। पहला था हम लोग का IO था, इनपुट आउटपुट, दूसरा था CPU था, तीसरा था हमारा, तीसरा क्या था मेमोरी। चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, CPU को हम लोग लास्ट में देखते हैं क्योंकि बहुत बड़ा चीज है। चलिए IO खत्म हो गया है, इनपुट और आउटपुट, हम लोग करते हैं मेमोरी। मेमोरी अब कितने तरह का होता है, मेमोरी देखिए, मेमोरी समझते हैं पहले। 0 1 तो समझ में आ गया। अब एक बाइट जो होता है उसमें 8 डब्बा होता है, 1 2 3 4 5 6 7
8 डब्बा। इसको बोला जाता है, एक जो होता है नंबर, इसको क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं। तो 0 एक बीट हो गया, 1 एक बीट हो गया, और टोटल 8 बीट को अगर मिला दिया जाए, इसमें 0 1 0 कुछ भी इसमें भर दो, 1 या 0 कुछ भी भर दो, तो ये हमारा हो गया 8 बीट। जो 8 बीट ये हो जाता है मेमोरी में, तो इसको बोला जाता है 1 बाइट। ठीक है, हम लोग बोलते हैं इसको 1 बाइट। ठीक, अब मेमोरी का मतलब हुआ कि जैसे हमको कुछ स्टोर करना है, ठीक है, जैसे हमको 1 को रखना है अपने लैपटॉप के अंदर में, कंप्यूटर के अंदर में, तो कैसे 1 रखाएगा, तो मेरे पास 8 बीट का होता है, मतलब मिनिमम आपको 1 बाइट आपको लेना ही पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, एक डब्बा बना लेते हैं, हमको कंप्यूटर के अंदर में स्टोर करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग 1 करेंगे, तो 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हमने बताया था 0 1 होता है। तो हम इधर से भरना स्टार्ट करेंगे 1 एंड 0, अब बाकी जगह हम क्या भर देंगे 0। तो ये मेमोरी में जाके इस तरह से स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी में इसी तरह होता है। अब इस तरह का डब्बा बना होता है बहुत सारे, ठीक है, और हर एक का एक नाम होता है, इसका एक नाम होता है, इसका एक नाम होता है, इसका एक नाम होता है। जैसे हर एक आदमी एक नाम होता है, वैसे हर एक डब्बा का एक नाम होता है, तो उसको बोलते हैं एड्रेस। क्या बोलते हैं, एड्रेस। और इसके साथ में इसको हम लगा देते हैं, बोलेंगे इसको मेमोरी एड्रेस। जैसे घर का एड्रेस वही होता है, आदमी का भी नाम होता है, सबका अपना अपना नाम होता है, तो वैसे ये मेमोरी एड्रेस हो गया। ठीक, अब इसी तरह से मेमोरी होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। अब होता क्या है कि मेमोरी थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। तो डिफरेंट टाइप से क्या मतलब है, डिफरेंट टाइप से मतलब है कि पहले हम लोग समझते हैं रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। मतलब रीड मतलब सिर्फ वैसा मेमोरी जिसको सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, उसमें लिख नहीं सकते। मतलब किसी ने उसमें लिख के रख दिया है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो मतलब ये मान लो एक मेमोरी का है डब्बा, इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, उसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। समझ में आ गया? अब इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि जैसे कंप्यूटर होता है, ठीक है, अब कंप्यूटर हो गया ये, अब हमको इसको स्टार्ट करना है, तो हमारे यहाँ पर हमारा लगा होता है सीपीयू, और यहाँ पर एक होता है, यहाँ से प्लग डाला हुआ, ये होता है पावर का बटन। इसको जब हम लोग प्रेस करते हैं, तो पावर बटन प्रेस करते हैं, तो होता क्या है कि इसके पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रखा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोस। ठीक है, बायोस बोलते हैं। वो बायोस क्या करता है, पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ता है कि भाई कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करना है। कंप्यूटर स्टार्ट होगा उसके बाद ही तो काम करेगा, ठीक है, तो पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट कैसे होगा उसका पूरा इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रोम। मतलब उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, अगर उसको कोई छेड़छाड़ कर दिया तो कंप्यूटर चलना बंद हो जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है, उसको रीड ओनली बनाया जाता है, ताकि कोई उसको चेंज ना कर सके। समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रैम। ठीक है, इसको हम लोग का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, जैसे कि हमारा मेमोरी हो गया, इतना बड़ा है मेमोरी, ठीक है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी कैसे समझते हैं, थोड़ा देखिए, थोड़ा ध्यान से। जैसे आप लोग जो भी आपके घर में पापा या कोई कमाते हैं पैसा, तो मान लीजिए 30,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, मान लीजिए 30,000 रुपया कमा रहे हैं, ठीक। तो ऐसा तो नहीं होता है कि 30,000 रुपया आप बैंक में जमा कर दीजिए, ठीक है, बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिए, एफडी डाल दिए, भाई हम 30,000 रुपया पर कमा दिए। कुछ खाने पीने के लिए भी तो बचा के रखोगे ना, कुछ बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता है कि भाई कुछ हो, काम जरूरत पड़ गया, कुछ ऐसा हो जाए तो हमको कुछ रखना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बैलेंस, मतलब उसको बोलते हैं बफर में, मतलब करंट बैलेंस। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई नहीं, सो हम लोग 30,000 जो है उसमें हम लोग
10,000 हम लोग मान के चलेंगे कि हम लोग रख लेंगे, और हर मंथ हम लोग 10,000 रुपया ही रखेंगे और उसी में हम लोग को काम करना है। ठीक है, अगर हम पूरा का पूरा 30,000 रुपया रख देंगे तो क्या होगा, अगर पूरा का पूरा 30,000 अगर हम लोग यूज करना शुरू कर देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना, मेरे पास कोई सेविंग नहीं बचेगा, तो वो भी जरूरी है, सेविंग करना भी जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 20,000 रुपया सेविंग कर दिए और 10,000 रुपया हम लोग रखे काम के लिए। ठीक है, तो मतलब हम लोग के 10,000 रुपया कभी भी कम हो सकता है, कभी भी ज्यादा हो सकता है ना। मतलब ज्यादा क्या होगा, मतलब 10,000 ही रहेगा, लेकिन कभी भी 10,000 हमारे पास अवेलेबल हमेशा रहेगा। अब मान लीजिए कि 10,000 में आपने 4,000 का आपने रेंट पे कर दिया। ठीक है, तो आपके पास जो जगह बचा वो कितना बचा, 6,000 का बचा। 6,000 बचा, अगर उसमें भी अगर आप यूज कर दीजिए कि नहीं हम टीवी वाला का बिल पे कर दिए 1,000 रुपया, ठीक है, मोबाइल रिचार्ज कर लिए 500 रुपया का। ठीक है, अब करीब कितना बचा, 4,000, 5,000 हो गया, 5,500, 5,500 रुपया। अगर हम ऐसा करते करते अगर हम पूरा करते करते 10,000 रुपया अगर पूरा खर्च कर देंगे तो क्या मेरे पास कुछ पैसा बचेगा कुछ खर्च करने के लिए, नहीं। तो ऐसा स्थिति में क्या होगा, आप हैंग हो जाइएगा, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका 10,000 का जो बैलेंस है वो खत्म हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। आपको चाहिए फिर से बैलेंस, तो क्या करना पड़ेगा, अब वेट कीजिए कि नेक्स्ट मंथ का सैलरी कब आएगा, मतलब कंप्यूटर को रिस्टार्ट, समझ आ रहा है ना। वैसे क्या करना बताया मैं, क्या होता है जब आप मोबाइल लेने जाते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, मोबाइल लेने जाते हैं तो पूछते हैं भाई साहब कितना जीबी का रैम है, 8 जीबी का रैम है, 4 जीबी का रैम है, 2 जीबी का रैम है, 1 जीबी का रैम है। ठीक है, तो रैम का हम लोग बात करते हैं, मतलब वही चीज की हमको चले लेवल, मतलब खर्चा करने के लिए कितना जगह चाहिए, कितना जगह में हम पूरा खेल सकते हैं, है ना। बचा के रखने वाला तो अलग होता है, ठीक है, उसको हम लोग साइड कर दिए, उसको बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि कितना हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यूज वही होता है कि जो रैम होता है वही यूजेबल आपके पास है। अगर आपने पबजी चला दिया तो मतलब 2 जीबी आपका रैम गया। ठीक है, मतलब अगर आप 4 जीबी वाला रैम का बात करते हैं, ठीक है, अगर हम 4 जीबी आपका मोबाइल में स्पेस है, मोबाइल लैपटॉप सब एक ही चीज है, तो अगर हम लोग 4 जीबी का अगर हम है 2 जीबी हमने ले लिया, ठीक है, तो हमने अगर पबजी को दे दिया तो बचा मेरे पास 2 जीबी। मान के चलिए कि अगर पबजी 2 जीबी रैम लेता है तो क्या इसमें खेलना पॉसिबल हो पाएगा, नहीं खेल सकते, इसमें तो खेल ही नहीं सकते, इसमें तो चलेगा ही नहीं। तो हम लोग इसको और इसको में खेल सकते हैं। ठीक, अब नहीं बोलेगा कि नहीं पीछे में कोई तुम्हारा वाटर फाइल खुला हुआ है, ठीक है, व्हाट्सएप खुला हुआ है, फेसबुक खुला हुआ है, तो वो मान चलिए कि 1 जीबी आपका चला गया उसमें भी, अब बचा 1 जीबी। ठीक है, अब क्या बोलेगा कि नहीं, बोलेगा कि यार मेरा ना पबजी खेलते खेलते अटक जाता है। अटक कैसे जाता है भाई, उसको जगह तो दोगे, जगह नहीं दोगे तो अटकेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। अब उसको अगर आपके पास अगर 8 जीबी का है और 2 जीबी ले रहा है तो आपके पास 6 जीबी खाली रहेगा। मतलब ये होता है क्या, रेंडम इसलिए हो तो बोलते हैं इसको रेंडम, क्योंकि कहीं से भी असाइन कर देता है। ठीक है, कहीं से भी ले लेगा। अब क्या करते हैं इसको, अब ये होता है कि इसको हम कभी भी जब मन करें तब उसको फ्री कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसको जब मन किया तो हम उसको फ्री कर सकते हैं। तो हमने अगर 4 जीबी वाला एग्जांपल लिया था, 4 जीबी वाला हमने एग्जांपल लिया था, अगर 4 जीबी में अगर 2 जीबी हमने यूज कर दिया तो 2 जीबी बचा मेरे पास। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि नहीं हमको पूरा मेमोरी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पबजी को हटा देंगे, पबजी बंद कर देंगे एप्लीकेशन। जैसे बंद करेंगे मेरा 4 जीबी खाली हो गया, मोबाइल पूरा शांत, बोलेगा भाई रिलीफ मिला मुझे, पूरा थोड़ा फ्री हो जाएगा, तो जब भी दूसरा एप्लीकेशन चलाओगे तो फटाफट चलेगा। ठीक है, तो ये होता है रैम का मतलब। अगर आपने रैम पूरा यूज कर लिया तो फिर आपका चलना बंद हो जाएगा। तो रैंडम का मतलब होता है कि मेमोरी जो होता है, जैसे मेमोरी आपका है तो यहाँ इसे ब्लॉक बांटे हुए होते हैं, इतना बड़ा बड़ा ब्लॉक है। जैसे जमीन में घर बनाते तो कैसे होता है कि ब्लॉक बना होता है, ये 5 डिसमिल का है, ये 5 डिसमिल का है। तो अब ये बोल सकता है कि नहीं हमको यहाँ से भी दे दिया, यहाँ से भी दे दिया, यहाँ से भी दे दिया। ठीक है, हमको 2 जीबी चाहिए था तो हम यहाँ से 512 एमबी करके हम ले लिए। ठीक है, तो हमारा हो गया 2 जीबी का डेटा, 2 जीबी का जगह, 2 जीबी का स्पेस। तो मेमोरी आपको समझ में आ गया, आपको रोम समझ में आ गया,
रैम समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकेंडरी। अब रैम को ही बोला जाता है भाई प्राइमरी, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी का। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, जो हमने आपको एग्जांपल दिया था 30,000 वाला एग्जांपल, उसमें 20,000 जो आपने रख दिया था, 20,000 का 20,000 को आपने जो रख दिया था वही आपका सेकेंडरी वाला चीज हो गया। कि अगर हमको कहीं से फिर वापस निकालने का जरूरत पड़ा तो हम एफडी क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। बट यहाँ तोड़ने का जरूरत नहीं है, मेमोरी में ऐसा होता है कि आप रख सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। तो उसको बोलते हैं एसडीडी या तो एसडीडी होता है, एसडीडी। ठीक है, एसडीडी पता नहीं क्या होता है ये वाला। ठीक है, एसडीडी समझ लिया, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क होता है, उसमें क्या होता है, ये हो गया आपका 512 जीबी, एक 1 टीबी। अब 1 जीबी टीबी क्या होता है, तो जीबी टीबी कैसे आता है, चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। पहले पहले हार्ड डिस्क समझ लीजिए क्या होता है। सेकेंडरी डिवाइस है, देखिए मेमोरी कितना ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं भैया 8 जीबी वाला रैम वाला क्या देते हैं हमको, 500 जीबी वाला दीजिए, 512 जीबी वाला दीजिए रैम वाला, 520 जीबी 512 जीबी रैम वाला। तो बोलेगा भाई तुम एक काम करो, 2 लाख रुपए लेके आ जाओ, हम तुमको दे देंगे 500 जीबी वाला। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, फिर बोलोगे नहीं हमको सर 8,000 रुपया नहीं चाहिए 512 जीबी वाला, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब एक्चुअली क्या है कि रैम का जो दाम होता है ना, बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि वो उसका स्ट्रक्चर जो होता है, बनाने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। चलिए हम लोग देखते हैं, उसको भी समझेंगे बाद में। तो हार्ड डिस्क होता है सेकेंडरी मेमोरी इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क को। वो क्या करता है, वो हमारा जो डेटा रहता है, आप लैपटॉप बंद भी कर दीजिएगा, रिस्टार्ट भी कीजिएगा, तो आपको हार्ड डिस्क में डेटा पड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है ना, आपका 10,000 रुपये खत्म भी हो जाएगा, तब भी आपका 20,000 रुपये आपका सेविंग में पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, जब भी आप सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में कोई असर नहीं पड़ता है, प्राइमरी मेमोरी पूरा साफ हो जाता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी साफ होता है, रोम को तो कोई छेड़ ही नहीं सकता है। 3 तरह का मेमोरी हम आपको समझा दिए। अगला जो मेमोरी होता है उसका नाम है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर एक्चुअली में सीपीयू का पार्ट है, बट मेमोरी है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। अब रजिस्टर क्या होता है, ये चारों जो देख रहे हैं मेमोरी, सबसे फास्ट जो होता है ना, ये होता है। ठीक है, हम लोग ऑर्डर चेंज कर देते हैं, बट यहाँ पे हम लोग मिटा देते हैं, अभी ऐसे ऑर्डर नहीं होगा। तो सबसे जो फास्ट मेमोरी होता है वो रजिस्टर होता है। अब क्या बोलेंगे, रैम से भी महंगा होता है क्या, तो बोलेंगे हाँ रैम से भी महंगा होता है। हाँ होता है, यस। तो सबसे जो महंगा होता है वो रजिस्टर होता है, और जो सबसे फास्ट होता है वो भी रजिस्टर होता है। ठीक है, अब रजिस्टर जो होता है वो अभी उसका अलग अलग नाम होता है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि 8 रजिस्टर हम लोग बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, रजिस्टर जो होता है 8 होता है। टेम्पोररी रजिस्टर होता है, कोई होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। ठीक है, कोई डेटा रजिस्टर होता है, कोई कमांड जो होता है उसका रजिस्टर होता है। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रजिस्टर बनाया जाता है, अलग अलग तरह का रजिस्टर रहता है। तो अलग अलग कोडिंग होता है, उसके अलग अलग मेमोरी लोकेशन होता है। मैक्सिमम जो होता है 16 बाइट का होता है, मतलब 16 बीट का होता है, नॉट बाइट, मतलब कि 2 बाइट। एक बार देखना पड़ेगा कितना होता है। चलिए हम पीपीटी में जब दिखाएंगे तो आपको बता देंगे एक्चुअली में कितना होता है। बट रजिस्टर जो होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सा होता है, तो रजिस्टर। ठीक है, रैम आपको पूरा समझ में आ गया होगा, रोम समझ में आ गया होगा, उसके बाद में आपको सेकेंडरी मेमोरी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग कहाँ थे, हम लोग का आईओ खत्म हो गया था और मेमोरी खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सीपीयू। सीपीयू को बोला जाता है हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। अब हार्ट ऑफ द कंप्यूटर क्यों बोला जाता है, हार्ट का काम होता है, हार्ट का काम क्या होता है, पंपिंग करना, पंप करना, मतलब ब्लड सर्कुलेशन करना, तो आदमी जिंदा रहता है। अगर सीपीयू काम करना बंद कर दे, सब कुछ जो करता है, काम कराता है, किसको क्या कराना है नहीं कराना है, वो सब
डिपेंड करता है सीपीयू के ऊपर, ठीक है। अब सीपीयू जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं कि चीजों को डिवाइड करके पढ़ रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपका होता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इसका काम क्या है, कोई भी इनपुट हो या तो कोई भी आउटपुट हो, ठीक है ना, सबको कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट ही, ठीक है। उसके बाद में होता है आपका ALU, ठीक है। और इसके बाद में होता है आपका रजिस्टर, ठीक है। कंट्रोल यूनिट हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट। ये तीनों यूनिट को मिला करके हमारा बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग सीपीयू, ठीक है। सबसे पहले रजिस्टर का काम समझ लेते हैं क्या होता है। रजिस्टर का काम क्या होता है, रजिस्टर से पहले हम लोग इधर हम लोग रैम बना देते हैं। पहले बार रैम, हम लोग कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं तो रैम के पास होता है कि भाई मुझे जगह चाहिए एप्लीकेशन खोलने के लिए। अगर वो सक्षम होता है तो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। उसके बाद में आता है कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है कि हाँ जगह है, तो एप्लीकेशन रैम को करता है कि मतलब जगह दे देता है। अब उसके बाद में सिग्नल भेजता है इसके पास में, रजिस्टर के पास में, तो छोटा सा जगह को अपने पास में रख लेता है, ठीक है। जब भी जरूरत पड़ता है तो वापस फिर रैम को दे देता है, बट रैम क्या होता है, हमेशा मिटते रहता है। जब भी जगह जरूरत पड़ा मिट गया, ठीक है, पूरा साफ हो गया। फिर जब कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ, फिर भी स्टार्ट हुआ, तो वो जगह कैप्चर हो गया। तो रजिस्टर का काम क्या होता है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन उसको मिलता है तो रजिस्टर उसके पास फटाक से उसको कैप्चर करके रख लेता है। फिर वो वापस कभी जरूरत पड़ता है तो रैम को वापस दे देता है, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम किया गया है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक का मतलब ही क्या होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग, जोड़ घटाव गुणा भाग, ठीक है। यही 4-5 का ऑपरेशन होता है। उसके बाद में क्या होता है, ऑपरेटर्स होते हैं, इसको बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर, इसको बोलते हैं लेस देन ऑपरेटर, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर, इसको बोलते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, है ना। ये सारे ऑपरेटर हो गए। उसके बाद में होता है, ये तो हो गया आपको अर्थमेटिक, मतलब ए वाला का काम खत्म। अर्थमेटिक समझ में आ गया, जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी होता है। ये होता है लॉजिकल, ठीक है। यूज होता है यूनिट, यूनिट छोड़ दो, हम लॉजिकल पढ़ लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया है, हम लोग अब पढ़ेंगे लॉजिकल। अब लॉजिकल में काम कैसे करता है, लॉजिकल हम लोग पढ़ते हैं तो लॉजिक सबसे पहले आता है आपका नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट। अब ये लॉजिक है। अब नोट का मतलब क्या हुआ, नोट का मतलब हुआ कि ये हमारा अगर यहाँ पर गेट लगा हुआ है वो यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको ऐसे बनाते हैं, कैसे बनाते, कैसे हैं, इस तरह से बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं भूल गए, ठीक है। तो अगर हम लोग नॉट गेट यूज कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर 0 पास करेंगे तो हमको मिलेगा आउटपुट में 1, ठीक है। अगर 1 हम पास करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर 0, मतलब नोट, मतलब जो भी रहेगा उसका उल्टा, ठीक है। ये हो गया नोट, बहुत सबसे आसान गेट है नोट गेट। और का समझते हैं, और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है कि दो में से कोई एक, मतलब 2 इनपुट होगा। अब इनपुट एक में वाला बोला कि 0 मतलब कि ऑफ, और दूसरा वाला बोला कि 1। मान के चलो कि 2 आदमी है, एक साथ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बट जो सुन रहा है वो यह बोल रहा है कि दोनों में से अगर कोई भी सही हुआ तो हम उसको सही मान लेंगे, ठीक है। तो अगर 0 यहाँ 1 है तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा 1, क्योंकि दोनों में से एक सही है। अगर हम लोग 1 और 0 करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 0, अरे भाई दोनों गलत है। 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 1, क्योंकि भाई दोनों सही है। 1 0 करेंगे तो क्या मिलेगा 1, क्योंकि दोनों में से एक सही है। तो और का मतलब ही हुआ या तो तुम या तो हम, ठीक है, या तो दोनों, तो दोनों में से ऐसे आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, एंड गेट, और गेट, बहुत आसान चीज है, सब छोटा छोटा चीज है, बट समझ लो। और का काम खत्म। एंड का मतलब हुआ
कि जब हम लोग दोनों सही होंगे तब उसको सही माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 0 0 रहेगा तो क्या मिलेगा 0, 1 0 रहेगा तो क्या मिलेगा, एक सही है और एक गलत है तो क्या मिलेगा 0, क्योंकि हमको क्या चाहिए एंड मतलब दोनों सही। 1 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1, क्योंकि दोनों सही है। 0 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 0, क्योंकि एक सही है एक गलत है। तो ये हमारा हो गया एंड। ठीक है, एंड समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं नोर। नोर का मतलब ही क्या हो गया, और का उल्टा, है ना। तो पहले हम लोग और बना लेते हैं। और क्या था, 0 0 में 0 था, 1 0 में क्या था 1 था, 0 1 में क्या था 1 था, 1 1 में क्या था 1 था। तब हमको क्या बोलना है, नोट लगाना है। ये वाला क्या हो गया, और हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोर कर देते हैं। तो नोर में क्या हो जाएगा, और का जस्ट उल्टा। 0 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, खत्म। ये सब छोटा छोटा गेट है। तो हो गया लॉजिकल। इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल। लॉजिकल समझ में आ गया, अर्थमेटिक समझ में आ गया। अब हमारा वो काम खत्म हो गया। अब कंट्रोल यूनिट हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग का ये सब काम, अब हम सबसे पहले पढ़े थे क्या, बाइट। इसमें कितने होते हैं, 8 डब्बा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको क्या बोलते हैं 1 बाइट। ठीक है, 1 बाइट समझ में आ गया। तो हम लोग अब इसको हम लोग पढ़ सकते हैं आगे। 1024 कितना, 1024 1024 1024 अगर बाइट मिला दिया जाए तो वो बन जाता है किलो बाइट। 1 किलो बाइट क्या बन जाता है, ऐसा बाइट अगर 1024 वो रहेगा तो उसको मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं 1 किलो बाइट। ठीक है, अब 1024 किलो बाइट, अगर हम 1024 किलो बाइट लगाते हैं तो हो जाएगा, किलो के बाद क्या होता है मेगा बाइट। ठीक है, 1 MB। ठीक है, 1 MB समझ में आ गया ना, 1 MB और 1024 MB हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 GB डेटा हो जाएगा, 1 GB। ठीक है, अब 1024 GB हो जाए डेटा तो उसको बोलते हैं 1 TB। समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है। 1 बाइट समझ में आ गया कि 8 बाइट का होता है, 8 बीट इक्वल टू 8 बीट, इसको भी लिख ही देते हैं। ठीक है, 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, अब ये बस याद रख लो क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, अब देखो ऐसे होता है बड़ा, जो आपको लिस्ट में रहेगा, अगर टीबी है तो सबसे बड़ा वही हो गया, जीबी उसके बाद, एमबी उसके बाद, केबी उसके बाद, बाइट उसके बाद। इसके बाद और भी होते हैं, उतना जानने की जरूरत ही नहीं है, इतना काफी है। ठीक है, ये हमारा हो गया मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। काम खत्म हो चुका है। मेमोरी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग था मेमोरी से रिलेटेड वो चीज समझ में आ गया है। अब हम लोग पीपीटी से पढ़ेंगे और पीपीटी से ही सब कुछ को डिस्क्राइब करेंगे, जो भी चीजें रह गए हैं उसको, बेसिक चीजें हमने आपको बता दिया है। पीपीटी से हम लोग एक बार डिस्क्राइब पढ़ने का फटाफट, उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है।